हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस सी प्लस प्लस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 33 है। और जैसा कि आपको पता है, हम अपने पिछले वीडियोस में सी प्लस प्लस के 2 लेवल कंप्लीट कर चुके हैं। इस पर बेस्ड हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। हम आज इस वीडियो से लेवल 3 में एंटर करेंगे। सी प्लस प्लस के लेवल 3 में एंटर करने वाले हैं, जहां पर हमें इन सभी टॉपिक को एक एक करके डिटेल में पढ़ना है, जिसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें ये सारे कॉन्सेप्ट मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे हमारा ओप्स कॉन्सेप्ट बनता है। तो बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यही सब पढ़ना होता है। क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, यही टॉपिक हैं जो हमारा ओप्स कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो हम इन सभी टॉपिक को पूरा बेसिक से यानी 0 लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। इस पर बेस्ड जो भी थ्योरी होगी, जो भी प्रैक्टिकल होगा, जो भी एक्सरसाइजेस होंगी, वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें नोट्स की, तो देखिए नोट्स इसके हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। upcsyoutube.com वेबसाइट पर ये नोट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में बता रखा है कि नोट्स आपको कैसे डाउनलोड करने हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें व्हाट इज़ OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है। तो देखिए प्रोग्रामिंग जो है वो मेनली 2 टाइप की होती है। एक होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो हमारी जो सी लैंग्वेज है वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये हमारी C++ है। C++ क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी ये कोड लिखने का तरीका होता है। अगर हम उसका यूज करते हैं या कोई भी लैंग्वेज उस तरीके को यूज करने की परमिशन देती है, उसमें फीचर ऐसे होते हैं, उसमें ऐसे फंक्शन होते हैं, तो वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बन जाती है। या फिर अगर हम कोड को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ओप्स कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए लिखते हैं, तो वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आएगा क्या, वो तो हमने आपको सिलेबस में बताया। ठीक है। डेटा इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें क्या आएंगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आएंगी। तो अगर हम प्रोसीजर ओरिएंटेड की बात करें तो ये क्या होता है फिर। तो देखिए अभी तक जो हम कोडिंग करते आ रहे थे, यानी कि हमने लेवल 1 में और लेवल 2 में, ठीक है, लेवल 1 और 2 में जो भी हमने कोड लिखा, प्राइम नंबर को फाइंड करने के लिए आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया, स्ट्रिंग को रिवर्स करना देखा, एरे पढ़ी, फंक्शन बनाए, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट, बहुत सारा कुछ हमने पढ़ा। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा, जिस तरीके से हमने कोड को लिखा, वो एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी, जहाँ पर हम फंक्शन यूज कर रहे थे, प्रोसीजर यूज कर रहे थे। प्रोसीजर का मतलब होता है क्रियात्मक। ठीक है। क्रियात्मक यानी कि नॉर्मली एक फ्लो में, ठीक है, एक फ्लो में हम अपना काम करते जा रहे हैं। मतलब हमने वेरिएबल बनाए, उसकी वैल्यू यूजर से सीन करा ली, लूप लगाया, प्रिंट कराया, ऐसा करते करते हम चले गए। ठीक है। तो ये एक हो गया प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एग्जांपल, जहां पर हम प्रोसीजर ओरिएंटेड या फिर फंक्शन का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमें क्या मिलता है, हमें मिलती हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। मेनली यहाँ पर हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट मिलती हैं और इन्हीं का यूज करके हम अपना कोड लिखते हैं, जिससे क्या होता है कि कोड को हमें रिपीट नहीं करना होता। ठीक है। ये यहाँ पर विशेषताएं बताई गई हैं ओप्स कॉन्सेप्ट की। कोड हमें रिपीट नहीं करना होता। ठीक है। अपने आप को रिपीट नहीं करता है। कोड को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, बिल्कुल फुल्ली रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। इनहेरिटेंस का यूज करके उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, अलग अलग क्लासेस में यूज कर सकते हैं। जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये क्या है, ये हो सकता है अभी आपको समझ ना आए, लेकिन जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सब आपको समझ में आने लगेगा, है ना। यहाँ पर आप इतना समझ लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहले यहाँ पर हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ना है। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, इसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं सीधे कोड ब्लॉक में, और डेफिनेशन को यहाँ पर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर ये आपको रटना ही पड़ेगा। तो हम चलते हैं कोड ब्लॉक में और क्लास एक क्रिएट करते हैं स्टूडेंट टाइप की। ठीक है। स्टूडेंट टाइप की, इसका मतलब क्या हुआ, आपको याद होगा हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे। ठीक है। तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या था, स्ट्रक्चर का यूज करके हम अपना एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते थे, आपको याद होगा। ठीक है। हमने बनाया था एक स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था, जहां पर हमने स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका नेम और उसकी एज एंटर कराई थी। तो ये हमने बनाया था। यहाँ पर देखिए रोल नंबर एक इंटीजर टाइप का है, नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, एज जो है वो भी हमारी इंटीजर टाइप की है, यानी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का एक कलेक्शन था हमारा स्ट्रक्चर। इसी तरीके से हमारा जो क्लास होता है ये भी होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, फंक्शन भी होता है। हालांकि स्ट्रक्चर में भी हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ में इनहेरिटेंस, डेटा इनकैप्सुलेशन जैसी चीज़ें मिल जाती हैं, जबकि स्ट्रक्चर में नहीं मिलती। इसी वजह से स्ट्रक्चर से बेटर हमारा क्या होता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट होती हैं। ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी आने वाले वीडियोस में हम स्ट्रक्चर और क्लास में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली समझेंगे। तो अभी यहाँ पर हम बनाते हैं स्टूडेंट टाइप की क्लास, और अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हमने बोला था कि लेवल 1 एंड 2 का रिविजन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लास कीवर्ड यूज करना है और कुछ नहीं। ठीक है। यहाँ पर क्लास हम बनाते हैं स्टूडेंट टाइप की।
सब समझ में आएगा, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हमने स्टूडेंट टाइप की एक क्लास बनाई, सीधा यहाँ पर लगाएंगे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर अब इस क्लास के कौन कौन से मेंबर होंगे, मेंबर का मतलब कि हमें हर एक स्टूडेंट की डिटेल में उसका रोल नंबर और नेम एंटर कराना है या फिर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे मेंबर हमारा पहला होगा रोल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया रोल नाम का, दूसरा यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया, ठीक है, नेम नाम का, इस तरीके से। तो 2 वेरिएबल बना लिए। अब यहाँ पर ये हमारी एक क्लास देखिए बन चुकी है। हालांकि इस क्लास में अभी हमने फंक्शन वगैरह नहीं बनाए हैं, धीरे धीरे सबको समझेंगे। अभी हमने यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल बनाया है, एक सिंपल क्लास क्रिएट की है स्टूडेंट टाइप की, जहाँ पर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हुआ है और ये आपका सेमी कॉलन लगेगा ही, ध्यान रखना। ये क्लास के बाद में इस तरीके से लगता है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर हमारी क्लास खत्म हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रोल और नेम है, ये 2 हमारे क्लास के मेंबर हैं, ये मेंबर कहलाते हैं। अभी तो यहाँ पर देखिए हमने वेरिएबल क्रिएट किए हैं, लेकिन आगे चल करके हम इसमें फंक्शन, कंस्ट्रक्टर और पता नहीं क्या क्या इसमें हम बनाने वाले हैं। तो जो भी हम आगे समझेंगे, ठीक है, वो सारे के सारी चीज़ें क्लास के अंदर अगर हैं तो वो मेंबर कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो मेंबर हैं, यानी जो हम वेरिएबल बनाते हैं, ये बेसिकली एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी क्लास की, मेंबर तो होते ही हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा फंक्शन बनाते हैं तो उसे बोलते हैं मेंबर फंक्शन, ठीक है। मेंबर फंक्शन हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट टाइप की, जहाँ पर रोल और नेम है। अब हम मेन फंक्शन के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट टाइप की क्लास का। तो यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर में था वैसे ही है। स्टूडेंट टाइप की क्लास हमने बना ली और इसी टाइप का अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, जहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल रखनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो सिंटैक्स होगा वो सिंपल होगा। हमें सबसे पहले यहाँ पर क्लास का नाम, जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो अगर हम स्टूडेंट की डिटेल एंटर करा रहे हैं तो हमारा जो स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्ट है। और स्टूडेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी हमें उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसकी एज एंटर करानी है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये क्लास के मेंबर होंगे, ठीक है। और ये सब हम रखते हैं एक क्लास में, ठीक है, ये कहलाते हैं मेंबर। तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्लास हो गई। यहाँ पर हमने stu1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टूडेंट टाइप की जो क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अब यहाँ पर अगर हमें इस स्टूडेंट की डिटेल को यूजर से इनपुट लेना है या डायरेक्टली असाइन करना, जो भी करना है कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पर stu, ठीक है, stu1 डॉट, यहाँ पर मेंबर ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जिस तरीके से स्ट्रक्चर में हमने यूज़ किया था। तो जैसे यहाँ पर हमने रोल नंबर स्टोर करा दिया stu डॉट रोल, और रोल नंबर में यहाँ पर 101 स्टोर करा दिया, सिंपल है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा ऑब्जेक्ट बना था स्टूडेंट1 यानी stu1 टाइप का, इसके रोल नंबर में हमने 101 असाइन कर दिया। यहाँ पर इसके लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ये मेंबर ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर stu1 डॉट नेम, इस तरीके से यहाँ पर हमने नेम भी असाइन कर दिया, जो कि स्ट्रिंग है, डबल कोट में रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने असाइन कर दिया जितेंद्र, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने एंटर करा दी। उसके बाद अब अगर हमें इसे सी आउट करना है, देखना है, चेक करना है, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, लगाएंगे सी आउट, ठीक है। और हमें क्या प्रिंट कराना है, तो जस्ट यहाँ पर stu1 डॉट रोल, ठीक है, यानी उसका रोल नंबर हमें प्रिंट कराना है, सिंपल। तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे रन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे रोल नंबर जो है वो, तो यहाँ पर जो हमें एरर मिल रही है इसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि जो क्लास होती है, क्लास के जो भी मेंबर होते हैं, मेंबर क्या है आपको पता है, रोल नंबर नेम, ये मेंबर है। तो यहाँ पर ये जो मेंबर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट होते हैं, ठीक है। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि हम इस मेंबर को हम इस क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरीके से हमने फंक्शन पढ़े थे तो आपको याद होगा, अगर हम एक फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को, यानी उसका स्कोप लोकल स्कोप बन जाता है, उसे हम कहीं दूसरे फंक्शन से एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर फंक्शन की बात करें तो उसमें स्कोप यहाँ पर होता है, लेकिन क्लास की बात करें तो क्लास में क्या होता है कि हम किसी भी मेंबर को, अगर वो हमारा मेंबर प्राइवेट है तो हम क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें इस मेंबर को क्लास के बाहर यूज़ करना है तो उसके लिए इस मेंबर को हमें पब्लिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट और पब्लिक होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। आगे हम एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर भी इसको बोलते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। अभी यहाँ पर आप इतना समझ लें कि जितने भी मेंबर को हमें पब्लिकली रखना है, ठीक है, यानी क्लास के बाहर से भी हम यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए उन मेंबर के ऊपर यहाँ पर हमें पब्लिक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें पब्लिक और इस तरीके से ये कॉलन, ठीक है, ये इतना सिंटैक्स हो गया इसका। तो अब इससे क्या होगा कि पब्लिक कीवर्ड जहाँ पर यूज़ है, इसके नीचे जितने भी मेंबर होंगे वो सारे पब्लिकली अलाउ हैं और इनका यूज़ हम क्लास के बाहर कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट यानी जब हम कुछ नहीं लिखते तो उस कंडीशन में ये प्राइवेट होते हैं, जबकि आपको याद होगा स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं था। जैसे अभी हम इसको पब्लिक को हटा देते हैं और क्लास की बजाय यहाँ पर हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, सिंपल। देखिए दोनों में डिफरेंस यही है, अभी अगर हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे तब भी ये पूरा प्रोग्राम प्रॉपर सही है, क्योंकि स्ट्रक्चर में भी इसी तरीके से क्लास बनती है और इसी तरीके से उसका हम ऑब्जेक्ट बना करके काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इसे हम रन करें तो एरर देखिए हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि स्ट्रक्चर में सारे ही मेंबर जो होते हैं यानी सारे जो वेरिएबल होते हैं बेसिकली वो पब्लिकली अलाउ होते हैं, ठीक है। इसमें हम प्राइवेट नहीं कर सकते, यही फीचर नहीं है। ये क्लास में हमें मिलता है, क्लास में हमें इनहेरिटेंस मिलता है, ठीक है, डेटा इनकैप्सुलेशन की ये प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर हम क्लास का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। स्ट्रक्चर का करते हैं जब ज़रूरत हो तो स्ट्रक्चर का भी यूज़ करते हैं। तो कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर और क्लास समझ में आया। अगर हम यहीं पर क्लास कीवर्ड लगा करके रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए रन नहीं होगा, उसके लिए यहाँ पर हमें इन मेंबर को पब्लिकली अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पब्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर प्रोग्राम रन करते हैं तो आप देखेंगे प्रॉपर यहाँ पर हमने एक क्लास और उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, जहाँ पर स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर 101 दिखाई दे रहा है। नेम प्रिंट करना, इसी तरीके से हम नेम को भी प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं कि इस क्लास में मेथड बनाते हैं, ठीक है। अभी तो हमने यहाँ पर सिर्फ मेंबर बनाए थे, यानी कि एक नॉर्मल वेरिएबल थे। अब हम इसमें मेंबर फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का मतलब क्या कि यहाँ पर जैसे हम सी आउट कराना चाहते हैं, यानी हम स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक सी आउट स्टेटमेंट बाहर लगानी पड़ती है। लेकिन ऐसा ना करना पड़े, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाएं और उस ऑब्जेक्ट में जो हमारे मेंबर हैं यानी कि रोल नंबर और नेम असाइन कर दें। उसके बाद आगे का जो काम है वो हम फंक्शन से करना चाहते हैं, तो फंक्शन भी हम क्लास के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करते हैं वैसे ही करना है। हम क्या करने वाले हैं, जो रोल नंबर में डेटा है जो नेम में है उसे प्रिंट कराएंगे एक फंक्शन की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक वॉइड टाइप का फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि हम प्रिंट कराने वाले हैं तो इसका रिटर्न कुछ होगा नहीं। फंक्शन का नाम यहाँ पर हम रख देते हैं जस्ट डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। यहाँ पर हम डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन में डिफाइन क्या करेंगे, सिंपली हम सी आउट स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक है, नॉर्मल वही, बस ये में क्लास के अंदर रहने वाली है। यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराएंगे, सबसे पहले रोल नंबर। तो यहाँ पर हम पहले तो कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग प्रिंट कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए क्लास के अंदर हमने एक डिस्प्ले नाम का मेथड बना दिया, ठीक है। डिस्प्ले नाम का मेथड बेसिकली ये फंक्शन ही है। यहाँ पर आप देखेंगे फंक्शन का इसका रिटर्न टाइप है जो कि नथिंग है यानी वॉइड है, लेकिन यहाँ पर इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। फंक्शन में हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, आगे पास करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिंपल एक सी आउट स्टेटमेंट लगाई है जहाँ पर हम रोल नंबर और नेम प्रिंट करवा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रोल नंबर और नेम प्रिंट कैसे होगा, क्योंकि फंक्शन जब कॉल होगा तो यहाँ पर इस फंक्शन में कोई भी पैरामीटर तो पास किया नहीं गया और ना ही इस फंक्शन के अंदर रोल या फिर नेम नाम के वेरिएबल बनाए गए। तो ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अगर हम क्लास के अंदर कोई मेथड डिफाइन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इस क्लास में जितने भी इसके मेंबर होंगे यानी जो भी वेरिएबल्स होंगे उनका यूज़ हम अपने फंक्शन में इस तरीके से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एक क्लास के अंदर जो भी हमारे मेथड होते हैं या जो भी मेंबर होते हैं वो सब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस डिस्प्ले फंक्शन को हम बाहर से कॉल करते हैं, तो इसे हम कॉल कैसे करेंगे, तो अगर हम नॉर्मली इसे कॉल करते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया डिस्प्ले, ठीक है, और यहाँ पर हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पर देखिए हमें एरर देखने को मिलेगी, ठीक है। एरर क्यों मिलेगी, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन ये किसी क्लास के बाहर यहाँ पर है ही नहीं, ये तो क्लास के अंदर है। तो अगर क्लास के अंदर है तो पहले हमें जो हमारा क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट बना है इसका यूज़ करना पड़ेगा, यानी ये stu1 डॉट यानी मेंबर ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो जिस तरीके से रोल नंबर में हमने रोल नंबर डाल दिया, नेम में नेम डाल दिया, इसी तरीके से हम stu क्लास का डिस्प्ले मेथड इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया एक तरीका, ठीक है। यहाँ पर रन करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर हमने सी आउट नहीं कराया है मेन फंक्शन से, फिर भी यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने एक मेथड बना करके स्टूडेंट की डिटेल को यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया है, इसी तरीके से हम एक मेथड बना करके यहीं पर क्लास के अंदर ही एक मेथड बना करके स्टूडेंट की डिटेल इनपुट भी ले सकते हैं सीन फंक्शन के जरिए। यहाँ से हमें ये डिटेल नहीं डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसके लिए सिंपली हमें एक दूसरा फंक्शन बनाना है दूसरे नाम का, और उसमें हम सी इन के जरिए इस रोल नंबर और नेम में इनपुट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोड जो है वो पूरा लिख देते हैं, फिर आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अब बेसिक चीज़ें तो आपकी अच्छे से क्लियर ही हो गई है। अभी यहाँ पर हम C++ का एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं जिसमें हम ओप्स कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो लिखी हैं, इसका क्या सिंटैक्स है, फंक्शन क्या है, वेरिएबल्स क्या है, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर हम दूसरा मेथड बनाते हैं। तो यहाँ पर ये कोड हमने ऑलरेडी लिख रखा था ताकि यहाँ पर लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स टाइप की क्लास बनाई है और यहाँ पर हमने सारे ही मेंबर और मेंबर फंक्शन को पब्लिक कर रखा है, जिसमें यहाँ पर रोल नंबर और नेम दो वेरिएबल हो गए।
इंटर डिटेल नाम का यहाँ पर मेथड बना है, जिसमें क्या होगा कि जब भी इसे कॉल किया जाएगा इंटर डिटेल, यानी हमें डिटेल इंटर करनी होगी, तो ये सिंपल एक मैसेज प्रिंट होगा सी आउट, और रोल नंबर और नेम सी इन के जरिए स्टोर हो जाएंगे इन वेरिएबल में, रोल नंबर और नेम में। और जब डिस्प्ले डिटेल को कॉल किया जाएगा, यानी डिस्प्ले डिटेल मेथड को कॉल किया जाएगा, तो यहाँ पर रोल नंबर और नेम प्रिंट हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अभी इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। बस यहाँ पर मेथड जो है वो थोड़ा सा नया है और स्ट्रक्चर की जगह क्लास कीवर्ड यूज किया है। और यहाँ पर हमने stu1 नाम का एक ऑब्जेक्ट सिंपल बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सीधा यहाँ पर stu1 डॉट इंटर डिटेल और stu1 डॉट डिस्प्ले डिटेल दोनों फंक्शन कॉल किए। इससे होगा क्या, यहाँ पर रन करते हैं और दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर इंटर डिटेल जैसे हमने ना डाला 101 स्पेस, यहाँ पर नाम डाल दिया जितेंद्र, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आउटपुट भी आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आपके पास 50 स्टूडेंट हैं, 100 हैं, 200 हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपली आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाते रहना है, फंक्शन को कॉल करते रहना है। जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी डिटेल इंटर करा सकते हैं, सबका सी आउट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, यानी प्रिंट करा सकते हैं। या फिर जब हम इसका रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इस वेरिएबल्स को, ठीक है, इस क्लास को हम बैकएंड से जोड़ करके इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को डेटाबेस में भी हम इंसर्ट करा सकते हैं। वो अलग टॉपिक है हालांकि। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको ये समझ आया कि एग्जैक्टली क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर stu2 stu3 मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको यहाँ पर समझ में आया होगा एग्जैक्टली। अब यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं नोट्स की तरफ, और नोट्स में यहाँ पर थ्योरी को समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थ्योरी की बात करें तो इसे तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझ लिया था कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांटेज बताए गए हैं। पहला एडवांटेज क्या है, ओप्स इज फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। ओप्स प्रोवाइड अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर दी प्रोग्राम्स, यानी प्रोग्राम जो हम कोड लिखते हैं तो वहाँ पर हमें एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन में ये 3 पॉइंट आपको ऐड जरूर करने हैं, ठीक है। फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट चलिए छोड़ सकते हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट आपको नोटिस करने, याद रखना है। पहला, क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दूसरा, DRY यानी कि डोंट रिपीट योर सेल्फ, यानी कि कोड इसमें रिपीट नहीं होता और उसे मेंटेन करना, मॉडिफाई करना और डिबग करना आसान हो जाता है, और उसे हम फुल्ली रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी यहाँ पर इस लाइन में एक बार फिर से डोंट रिपीट योर सेल्फ को एक्सप्लेन किया गया है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि हम आगे चल के जब इनहेरिटेंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हमें कोड रिपीट नहीं करना होता, एक बार लिख दिया जो, उससे दोबारा नहीं लिखना है। फिर यहाँ पर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें कुछ अलग एग्जांपल लिए गए हैं। जैसे हमने स्टूडेंट टाइप की क्लास बनाई थी, यहाँ पर फ्रूट टाइप की क्लास है, और हमने क्या किया था, हर एक स्टूडेंट हमारे लिए क्या था, ऑब्जेक्ट था। अगर किसी क्लास में यानी किसी इंस्टीट्यूट में 50 स्टूडेंट हैं, वो 50 क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। इसी तरीके से अगर हमने जस्ट फ्रूट नाम की क्लास बनाई है तो फ्रूट नाम की क्लास के अपने कुछ मेंबर होंगे, यानी हर एक फ्रूट का एक नेम होगा, उसका एक कलर होगा, उसका एक टेस्ट होगा। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट की बात करें फ्रूट क्लास के, तो एप्पल हो गया। एप्पल क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा फ्रूट क्लास का। बनाना, मैंगो या जो भी हमारे फ्रूट होते हैं, ये सब हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट। और इसी तरह से यहाँ पर जो एप्पल ऑब्जेक्ट है ये यूज करेगा फ्रूट क्लास को, जिसमें हम एप्पल का नेम स्टोर करा सकते हैं और यहाँ पर उसका शेप इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है, शेप इंसर्ट करा सकते हैं, टेस्ट इंसर्ट करा सकते हैं, कुछ भी। इसी तरीके से बनाना ऑब्जेक्ट बनाएंगे दूसरा, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया बनाना, जिसमें हम यही सेम क्लास यूज करेंगे, तो हमें बार बार वेरिएबल्स नहीं बनाने हैं, और इसमें जो भी मेथड फंक्शन होंगे वो सभी के लिए अप्लाई होंगे। हम एप्पल, बनाना, मैंगो तीनों में कॉल कर सकते हैं, ठीक है, जो भी फंक्शन होंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, जो हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वो तो अगर हम इस फंक्शन को, जैसे यहाँ पर हमारा फंक्शन है डिस्प्ले डिटेल, इस फंक्शन को क्लास के बाहर भी अगर हम रखते हैं तब भी तो इसे हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन तब कॉल करेंगे तो हमें पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना पड़ रहा है, मतलब इसमें कोई पैरामीटर पास करना पड़ रहा नहीं। यहाँ पर सीधा फंक्शन कॉल किया, पैरामीटर हमने यहीं से उठा लिया अपनी क्लास से, तो ये बेटर है, क्योंकि यहाँ पर कोड देखिए रिपीट नहीं हो रहा, कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है ना। चलिए वापस आते हैं यहाँ पर नोट्स की तरफ। तो ये हो गई दूसरी, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल बताया गया कार का एग्जाम्पल लेकर के। जैसे कार में क्या होता है कि कोई भी कार हो, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, वोल्वो हो, ऑडी हो, टोयोटा हो, तो उसमें कुछ बेसिक फीचर होंगे ही होंगे। जैसे हर एक कार में ब्रेक होगा, ठीक है, क्लच होगा और एक्सेलरेटर होगा, ठीक है। इसी तरीके से उसके 4 व्हील होंगे, ठीक है, कार का कोई नेम होगा, उसका कोई कलर होगा, उसका वेट होगा। तो ये सब क्या हो गए, ये मेंबर हो गए क्लास, मतलब कार क्लास के ये क्या हो गए, मेंबर हो गए, और ये सब हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो हमने एक बार बना लिया, अब कोई भी कार हो उसके लिए सेम क्लास का यूज कर सकते हैं, हमें बार बार यहाँ पर वेरिएबल्स वगैरह, मेथड वगैरह, फंक्शन वगैरह नहीं बनाने, सिंपल है। तो उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे, और आने वाले वीडियोस में जब हम और एग्जांपल देखेंगे प्रैक्टिकल लेवल पर तो चीज़ें और भी बेहतर
तरीके से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अभी ये वीडियो तो सिर्फ पहला वीडियो है जहाँ पर हम ब्रीफ में एक तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, कि क्लास ऑब्जेक्ट कैसी होती है, कैसी दिखती हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में हमने आपको बताया कि उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स और मेथड ये दोनों ही बेसिकली मेंबर होते हैं। एट्रीब्यूट्स में आपके आ जाते हैं वेरिएबल्स और मेथड में आपके आते हैं फंक्शन। ठीक है, तो वेरिएबल एंड फंक्शन जिन्हें हम एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी, वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट और फंक्शन को मेथड बोला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जो क्लास है वो क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, और जो क्लास होती है ये हमारा ऑब्जेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरीके से काम करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट की तरीके से काम करती है क्लास। तो यहाँ पर अगर हम कोड की बात करें तो देखिए ये हमारा stu1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के लिए ये हमारी क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, जहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में जो भी चीज़ें यूज होंगी वो इस क्लास के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और जितने भी 50 या 100 अदर स्टूडेंट हैं उनमें भी जो डिटेल यूज होगी वो भी इस क्लास के पास हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारी क्लास होती है वो एक तरीके से ब्लूप्रिंट का काम करती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लास कैसे क्रिएट करेंगे ये बताया गया है, तो ये तो आपको हमने प्रैक्टिकली बता ही दिया। ठीक है, हम क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, अपनी क्लास का नाम रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके हम अपने मेंबर और जो भी हमारे मेथड होंगे उन्हें डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पर बताया गया है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी हमने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर माई क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया जिसमें यहाँ पर वैल्यू असाइन की गई और उसे सिंपल सी आउट किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाइए। जैसे कार, यहाँ पर ये कार 1 हो गई, ये कार 2 हो गई, इसी तरीके से यहाँ पर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लास मेथड्स के बारे में है। क्लास मेथड्स क्या होते हैं हमने समझ ही लिया है। क्लास मेथड्स यानी कि हम क्लास के अंदर जब अपने मेथड बनाते हैं यानी कि फंक्शन डिफाइन करते हैं बेसिकली। ठीक है, मेथड आर फंक्शन दैट बिलोंग टू क्लास, यानी कि ये क्लास के अंदर जो हम फंक्शन बनाते हैं वही हमारे मेथड होते हैं। तो ये हमने देखा है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, एक इनसाइड क्लास डेफिनेशन, दूसरा आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। तो इनसाइड क्लास डेफिनेशन तो हमने देख लिया, यानी कि क्लास के अंदर ही हमने अपना मेथड या फिर फंक्शन डिफाइन किया था, डिक्लेयर भी किया था, डिफाइन भी किया था। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन क्या होती है ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जैसे इस लाइन की बात करें तो ये क्या हो रहा है, ये डिक्लेरेशन हो रहा है, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, ये आपका डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन डेफिनेशन। तो अभी हमने क्लास के अंदर ही डिक्लेयर भी किया था और डिफाइन भी किया था, लेकिन हम चाहें तो इस फंक्शन को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसे हम कैसे कर पाएंगे इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे, है ना। यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो आउटसाइड क्लास डेफिनेशन यानी कि हम क्लास के बाहर किसी मेथड या फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हम अगली वीडियो से समझेंगे। तो यहाँ से हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का भी मतलब समझेंगे, क्योंकि इसी का यूज करके हम क्लास के बाहर अपना मेथड या फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको जो भी बताया है सब समझ में आया होगा। हालांकि हमने जो भी आपको बताया है वो सब बेसिक था, अगली वीडियो में हम इसे और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।